सवाल जवाब किया जा रहा था और उनसे ये कहा गया कि डीसीपी आएंगे और नोटिस सर्व करेंगे और उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं 153A, ये सबके समझ से परे है कि जो भी सेक्शंस लगाए गए हैं आखिर ये धार्मिक भावनाओं को आहत कैसे करता है और समाज में दुश्मनी कैसे फैलाता है। वो तमाम उल जलूल सेक्शंस जो हैं वो उनके खिलाफ लगाए गए थे। फिलहाल उनको अंतरिम जमानत कोर्ट ने दे दी है, लेकिन आज बीजेपी पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। पहले जो सुप्रिया शिनेट ने कहा कि पहले उनके महाधिवेशन पर ईडी रेड्स लगाई गई, फिर पवन खेड़ा को अरेस्ट कर लिया गया, तो ये क्या एक बीजेपी की बौखलाहट का एक संकेत है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद सिंह हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कुमार श्रीकांत हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और सरकार के समर्थक भी। थैंक यू सो मच श्रीकांत जी। और आज की चर्चा मैं विनोद जी से शुरू करूंगी कि विनोद जी, मुझे ये बताइए कि अंतरिम राहत तो पवन खेड़ा को मिल गई है, लेकिन जो मेरा सवाल है कि क्या वो छत्तीसगढ़ चले गए हैं या फिर अभी वो ट्रांजिट रिमांड में जाएंगे असम? आपके पास अभी ताजा जानकारी क्या है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं नीलू जी आपको ये बता दूं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किस प्रकार से डराने की, धमकाने की, सारे नियम कायदे कानून को तार तार करते हुए केवल दुश्मनी की भावना से, वैमनस्य की भावना से काम कर रही। आज वही कोई संवैधानिक आधार ना होने की वजह से, स्पष्ट ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम तौर पर राहत दी। लेकिन सवाल यह है, व्यवधान जो इनको पैदा करने की नीति और नियत है, ये कैसे चलेगा? और श्रीकांत जी बैठे हैं, आप ये बताइए, उनके अगर उस वक्तव्य को आधार बनाया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो कहां से वो जेपीसी की मांग करना व्यवहारिक है, लोकतांत्रिक है या संवैधानिक है? और लोकतंत्र में अगर इस प्रकार की चर्चा, थोड़ी देर के लिए मैं सटायर ही कह लूं, व्यंग ही कह लूं, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ इस प्रकार के बात को, व्यंग को सकारात्मक ना लेते हुए इस तरीके से वैमनस्य और दुश्मनी निभाएगी, तो कैसे भारत का स्वस्थ लोकतंत्र, जो इतने वर्षों में बड़ी त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद एक आकार लिया है, मूर्त रूप लिया है, उसको ये उस पर उसकी पूरी उस व्यवस्था को खराब करने पे लगे हैं। तो पूरे विश्व में हमारी प्रामाणिकता, हमारी सोच, हमारी समझ और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस नीति और नियत से जो संकट की स्थिति पैदा की है, वो तो खैर इनके विचारवान लोग ही बताएंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और सबसे बड़ा अमानवीय है। इस तरीके की घटना बताइए, असम की पुलिस इतनी फास्ट होके और किस प्रकार से उनको गलत मिसलीड करते हुए कि आपका बैग एक्सचेंज हो गया है और जाइए, उसके बाद उनको नहीं जाने दिया गया। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट बताती है, घबराहट बताती है, क्योंकि मुद्दे पर बात हुई, उनसे सवाल हुए। सवाल से इतनी आपत्ति क्यों है? इसका मतलब दाल में ये कार्रवाई अपने आप में स्पष्ट नीलू जी करती है कि बहुत लंबा खेल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका सामने ना आ जाए सवाल के माध्यम से, वो सवाल देने के लिए बाध्य ना हो जाए, इसलिए डराने, धमकाने की, दबाव डालने की राजनीति कर रही है। लेकिन देश में कानून है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स है, वो मेरिट के आधार पर फैसला करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही जो रवैया है, जो प्रधानमंत्री से शुरू होता है, सारी ऊर्जा, सारा पोषण इस प्रकार की कार्रवाई को प्रधानमंत्री जी ही मॉनिटर करते हैं, गृह मंत्री जी ही देखते हैं। तो उनकी देखरेख में अगर ऐसा हो रहा है आज के भारत में, आज के विकसित समय में, तो आप समझ लीजिए कि कितना अमानवीय है, कितना लोकतांत्रिक है, कितना असंवैधानिक भी है। इसके पहले कि कुमार श्रीकांत के पास आऊं, आज मैं ये बता देना चाहती हूं, जो दर्शक किस समय क्यू वाइव नेटवर्क देख रहे हैं, कि आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आए 1 महीना हो गया। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि सारे जो इरेगुलरिटीज हैं उनको सामने किया गया था कि किस तरीके से आर्टिफिशियली अदानी ग्रुप ने अपने स्टॉक्स को बूस्ट किया था, फ्रॉड और मैनिपुलेशन का खुलासा जिस तरीके से किया था। आज 1 महीने हो गए हैं, सरकार उस पर बिल्कुल चुप है, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर कोई भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले पूरा ये केस है। जब कमेटी का गठन होगा तो उस पर किस तरीके की जांच होगी वो भी अभी नहीं पता है। लेकिन सवाल ये उठता है, और ये सवाल मैं अब कुमार श्रीकांत से करूंगी, कि 1 महीने आज हिंडनबर्ग अदानी की जो रिपोर्ट है उसको हो गया है,
क्या आज पवन खेड़ा का अरेस्ट सरकार ने इसलिए किया था ताकि आप इस चीज से ध्यान भटका सके, ताकि मीडिया आज इस पर चर्चा ही ना कर सके कि आज 1 महीने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हो गया, सरकार चुप क्यों है? तो आज आपने क्या किया कि पवन खेड़ा जी को अरेस्ट कर दिया। वो बात दूसरी थी कि कोर्ट से उनको राहत मिल गई, लेकिन क्या आज सरकार ने एक बार फिर से इस बात का संकेत नहीं दिया है कि अदानी पर कोई चर्चा सरकार नहीं चाहती है? और अगर मोदी जी से कोई सवाल करेगा, क्योंकि मोदी जी इस समय डायरेक्ट कटघरे में खड़े हुए हैं, तो और उनसे अगर डायरेक्ट कोई इस पर सवाल करेगा तो उनका वही हश्र होगा जो पवन खेड़ा का हुआ है। बताइए श्रीकांत जी। देखिए, मुझे लगता है हिंडनबर्ग पे आ जाते हैं। आप चलते हुए पानी में कितनी भी लाठी मार दे और आपका परिश्रम कितना भी हो जाए, लेकिन पानी अलग नहीं होने वाला। और हिंडनबर्ग किस तरीके से पैसों के दम पर और किस तरीके से जॉर्ज सोरोस ने एक तरीके से पैसा देकर हिंडनबर्ग से भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय उद्योगपति और खास तौर से भारतीय साख को गिराने का जो काम किया था, हम लगता है हमें उस पर अब बात नहीं करनी चाहिए। और अगर हम उस पर लगातार बात करेंगे तो मैं लगता है हम पे ये भी शक की सुई जुड़ेगी। जॉर्ज सोरोस ने हिंडनबर्ग को पैसे कब दिए? मुझे लगता है कि जॉर्ज सोरोस कहते हैं ना कि एंटी इंडिया, और खास तौर से मोदी से जो विरोध में है, या फिर जो अडानी है वो उसके विरोध में, मुझे लगता है कि कुछ पत्रकारों की भी जांच होनी चाहिए जो जॉर्ज सोरोस से पैसा लेकर चलते हैं और उनकी खबरों को टो करते हैं। दूसरी चीज, अब मैं आता हूं आगे के मुद्दे पर, यानी कि वर्तमान में खेड़ा साहब पर। खेड़ा साहब को गुलाम नबी आजाद ने कहा था। आप इनडायरेक्टली किसको हिट कर रहे हैं? आप कुछ पत्रकार भी जॉर्ज सोरोस से पैसे लेते हैं। वेबसाइट्स को हिट कर रहा हूं। नीलू जी, आप व्यक्तिगत ना लीजिएगा, आप पर मैं नहीं कह सकता। आप एक देश की एक बेहतर पत्रकार है, आप पक्ष में नहीं रहती किसी के, आप न्यूट्रल होकर बात करते, तो आप पर मैं कह भी नहीं सकता, ये आपको भी पता है। और आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो काम करती हैं वो सराहनीय भी है, और उससे नई पीढ़ी के पत्रकारों को बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। तो कृपया आप अपने पे मत लीजिए उसे। मैं तमाम उन वेब पोर्टल्स पर कह रहा हूं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉर्ज सोरोस का पैसा खाते हैं और उनकी स्टोरी को टो करते हैं। बहरहाल, मैं आ रहा था गुलाम नबी आजाद पर। गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि जो हमारा नौकर था, गुलाम नबी आजाद के बोल है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गुलाम नबी आजाद ने बोला था कि जो हमारा नौकर था वो आज कांग्रेस चलाने की सोच रहा है और वो कांग्रेस के नीतिगत फैसले ले रहा है, ये गुलाम नबी आजाद ने कहा था। दूसरी चीज, वो जो जिस हंसी से वो हंस रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने जांच कर, दूसरी चीज है कि क्या कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं को, जो मूढ़ मगज होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, या जिनको बोलना नहीं आता, जिसको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती, ऐसे मूर्खों को अपना प्रवक्ता बनाते हैं? अब हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है, हमारे सामने विनोद जी बैठे हैं। विनोद जी कितनी मधुर बातें करते हैं, एक एक शब्द उनके तोल मोल कर होते हैं, कभी भी ये बातों को इस तरीके से नहीं बोलते कि कोई आहत हो, और अच्छी भाषा शैली है विनोद जी की। तो विनोद जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और कांग्रेस का जो चेहरा है खेड़ा साहब, और क्या आपको लगता है कि वो अनजाने में ऐसी बातें करेंगे? वो जानबूझ के किया गया मजाक है, और जानबूझ के। दूसरी चीज, उसके बाद वो जिस तरीके हंसते हैं, तफरी लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया एक तरीके से। अब मैं सवाल उठाता हूं पवन खेड़ा, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के जो मैं आपको बार-बार इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि सवाल आपसे बहुत सारे करने हैं। आपने कहा कि हाँ, उन्होंने अपमान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो अपमान करेंगे तो क्या सूली पर चढ़ा देंगे, जेल भेज देंगे कि आपने जबान ऐसी खोल दी इसलिए आप जेल जाइए? नहीं, मुझे लगता है ऐसे जेल कैसे जाया जा सकता है? मौत का सौदागर कहने पर सोनिया गांधी जेल गई? नहीं गई। लेकिन एंटीनो माइनो कहने पर देश के एक अच्छे खासे पत्रकार को किस तरीके से सरकार ने सड़ाया, किस तरीके से मुंबई में उसको टॉर्चर किया गया, और किस तरीके से उसने संघर्ष की लड़ाई लड़ी, और उस पर कोई पत्रकार नहीं आया, तथाकथित तमाम बड़े बौद्धिक पत्रकार नहीं आए। जिसमें कि प्रधानमंत्री कुछ शामिल है। उन्होंने सोनिया गांधी के लिए बोला था ना कि कांग्रेस की विधवा, राहुल गांधी के लिए बोला था कि हाइब्रिड बछड़ा है, शशि थरूर की वाइफ के लिए कहा था कि वो 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। तो क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गिरफ्तार होना चाहिए? मुझे लगता है कि जिनका जीवन सार्वजनिक होता है, जो नेतागिरी में होते हैं और जो देश के लिए काम कर रहे होते हैं, उनको कटाक्ष करना, उन पर व्यंग्य करना और उनकी खिंचाई करना लाजमी होता है। अब नरेंद्र मोदी की माता तो राजनीति में नहीं है, नरेंद्र मोदी के पिता तो राजनीति में नहीं है,
क्या नेहरू राजनीति में थे? सार्वजनिक जीवन उनका राजनीति में था? क्या उनसे सवाल नहीं किए जा सकते? क्या सोनिया गांधी से सवाल नहीं किया जा सकता? सुपर प्रधानमंत्री थी, वो एक अलग कमेटी बनाकर बैठी हुई थी जिनमें जॉर्ज सोरोस के तमाम चमचे घुसे हुए थे। क्या उनसे उनको, खैर मैं उसको भी हटा देता हूं। मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। एक नुपुर अपनी समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर जाती है, उसको भगाया जाता है, दोहराया जाता है और ऐसे कमेंट किए जाते हैं जैसे कि इस देश में और सीरिया और तुर्की में भूकंप आया उसका भी कारण नुपुर ही होगी। और एक व्यक्ति, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कोई काम धंधा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं और चीफ जस्टिस को भी कोई काम धंधा नहीं है। एक व्यक्ति की पैरवी आती है उसको तुरंत करते हैं, वो 3 बजे टाइम दे देते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट खास तौर से अपने मूलभूत कामों को छोड़कर बाकी सब करेगा। किसी को बेल देना है या नहीं देना है, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर कश्मीर फाइल का एक डायलॉग याद आता है कि सरकार ने, मेरी बात मुझे दीजिए,